नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। और यह दोस्तों RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। इससे पहले टोटल 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं RWA का। अगर उसको नहीं देखे हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो सुबह में हमारा जो है यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। अगर उसको आप वीडियो नहीं देखें, जिसमें से 7-8 वीडियो अपलोड कर दिया गया, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके यूथ कंपटीशन का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यूथ कंपटीशन हो या फिर RWA का प्रैक्टिस सेट हो, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। अगर दोस्तों लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224, वहां से जाके आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5वें से। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वह किस धातु की बनाई गई थी। यह हमसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है प्रसिद्ध एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, वह किस धातु की बनाई गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, तांबा की थी, पीतल की, कांस्य की या फिर लोहा की बनाई गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति मिली है दोस्तों, यह कांस्य की बनाई गई थी। ऑप्शन सी हमारा होगा कि कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों, तो यह मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। और यह दोस्तों लगभग जो है आपका 2500 ईसा पूर्व पहले बनाई गई थी। कितना? 2500 ईसा पूर्व पहले बनाई गई थी जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि कांस्य की बनी गई है। ये हमसे पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो नर्तकी मिली है, प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति है, वह किस चीज़ की बनी, किस धातु की बनी थी। तो यह किस धातु की बनी थी? कांस्य की बनी थी। और यह हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व पहले बनाई गई थी यह मूर्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध जो है अपने उपदेश को किस भाषा में दिए थे। ऑप्शन आपके सामने है, पाली भाषा में, संस्कृत में, हिब्रू में या फिर हिंदी भाषा में। तो गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश दिए थे दोस्तों, यह ज़्यादातर पाली भाषा में दिए थे। किसमें? पाली भाषा में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक। और बात करें दोस्तों, पाली भाषा जो है प्राकृत भाषा का एक ही रूप है। पाली भाषा जो है प्राकृत भाषा का एक रूप है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था, किसकी अध्यक्षता में, किस कांग्रेस के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता उस समय थी, तो जो है भारत छोड़ो आंदोलन पास हुआ था। सुभाष चंद्र बोस उस समय अध्यक्षता कर रहे थे, या फिर अबुल कलाम आज़ाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी थे। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह कब से लेकर कब तक शासन किया था। ऑप्शन आपके सामने है कि 322 ईसा पूर्व से लेकर 305 ईसा पूर्व तक। बी ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व से लेकर 306 ईसा पूर्व तक। या सी ऑप्शन है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। या फिर 322 ईस्वी पूर्व से या 310 ईसा पूर्व तक। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह शासन किया था दोस्तों आपका 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल सही होता है कि 222 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व में। ठीक दोस्तों, अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म जो हुआ था 340 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो पांचवा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि वंदे मातरम गीत जो है किस पुस्तक से लिया गया है।
वंदे मातरम गीत जो है आपका किस पुस्तक से लिया गया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, गीतांजलि से, आनंद मठ से है, इंडिया पीपुल से है, या फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल से लिया गया है। पूछा गया है इसमें कि वंदे मातरम गीत जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है। तो वंदे मातरम जो गीत है दोस्तों, यह आपका आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। किससे? आनंद मठ की पुस्तक से। बात करें दोस्तों तो वंदे मातरम जो है 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम आनंद मठ है, वहीं से लिया गया है वंदे मातरम गीत। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कब लिखी गई थी यह पुस्तक? तो 1875 ईस्वी में लिखा गया था आनंद मठ, और उसी का एक गीत लिया गया है वंदे मातरम। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो छठवां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। छठवां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है नाना साहब और बेगम हजरत महल भागकर कहाँ चले गए थे? जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय जो है नाना साहब और बेगम हजरत महल जो है यह दोनों व्यक्ति भाग जाते हैं, लेकिन कहाँ भाग के गए थे यह हमसे पूछा गया था। नेपाल गए हैं, या फिर भूटान, चीन या बर्मा गए थे? तो 1857 के क्रांति के दौरान जो विद्रोह हुआ था उसके दौरान जो है नाना साहब और बेगम हजरत महल भाग कर जो है नेपाल चले गए थे। कहाँ? नेपाल चले गए थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सातवां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो है हक ए सर्ब, कह रहा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान था जो हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर वसूलता था? हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर कौन वसूलता था दोस्तों? कौन शासक था? ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से कौन व्यक्ति था जो हक ए सर्ब नामक एक सिंचाई कर वसूलता था? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है यह हक ए सर्ब नामक एक सिंचाई टैक्स लेता था, सिंचाई टैक्स वसूलता था। ठीक दोस्तों, बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है गुलामों की संख्या सर्वाधिक हो गई थी, लगभग 1,80,000 के आसपास थी। इसके समय इसने जो है ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला कौन शासक था? यह जो है फिरोज शाह तुगलक ही है, ब्राह्मण से जो जजिया कर वसूला था। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। इसमें पूछा गया था हक ए सर्ब नामक जो सिंचाई कर था उसको कौन शासक वसूलता था? तो कौन वसूलता था? फिरोज शाह तुगलक जो है हक ए सर्ब नामक कर को वसूलता था। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है। इसमें आठवां प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था? 1824 में सिपाही जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए जो है समुद्र मार्ग से जाने से इनकार कर दिए थे। कहाँ जाना था जो इनकार कर दिए थे? नेपाल जाने के लिए, अफ़गानिस्तान, तुर्की या फिर वर्मा जाने के लिए? तो 1824 में जो सिपाहियों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ने के लिए भेज रही थी वह वर्मा भेज रही थी। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, लेकिन समुद्री मार्ग से। नौवां प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? जो सारागढ़ी की लड़ाई थी वह किस वर्ष लड़ी गई? ऑप्शन आपके सामने है, 1854 में, 1897 में, 1878 में या 1867 ईस्वी में लड़ा गया था। तो सारागढ़ी की जो लड़ाई है दोस्तों, यह लड़ाई जो है 1897 ईस्वी में ब्रिटिश, भारतीय सेना और अफगान जो है औरकजाई के बीच में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1897 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश, भारतीय सेना और अफगान जो है औरकजाई के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? किस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, या फिर भारत शासन अधिनियम 1919, या पिट्स इंडियन एक्ट जो है 1784, या फिर चार्टर एक्ट 1813 को? तो किस अधिनियम को जाना जाता है दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है।
तो यह दोस्तों भारत शासन अधिनियम जो है 1919 को जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम को? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इस यहाँ दोस्तों यह अधिनियम तत्कालिक भारत के जो सचिव थे मॉन्टेगू और वायसराय जो था चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था, तो इसीलिए जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सबसे लंबी तटरेखा है। पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा की है, महाराष्ट्र की है, गुजरात की या फिर केरल राज्य की है। तो भारत के किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा सीमा है? तो यह होगा आपका दोस्तों गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की जो है तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि चंदन का पेड़ जो है किस प्रकार के वन में उगता है। चंदन का जो पेड़ होता है, चंदन की लकड़ी जो होती है, किस प्रकार के वनों में उगाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन में, या सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय जो है वर्षा वन, या डी ऑप्शन आपके सामने है सवाना वन में पाया जाता है। तो जो चंदन का वन है दोस्तों, चंदन की लकड़ी है, यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो यह अधिकतर जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है चंदन की लकड़ी या चंदन के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें 13 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है दोस्तों? अमेजन का डेल्टा है, या फिर इरावदी नदी का है, या फिर राइन मूस डेल्टा है, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है। तो पूछा है दुनिया का सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है दोस्तों, यह गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है। कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है। यह डेल्टा जो है, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। जो ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है दोस्तों, इसका नाम है त्रिभुजाकार है, और इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। किस क्यों? जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा डेल्टा को जो है सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसके आकृति की बात करें, इसके बनावट की बात करें तो त्रिभुजाकार है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 14 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश है। तो हीरे का जो उत्पादन करता है दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य है, वह आपका है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश जो है हीरे का उत्पादन करता है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी हमारा मध्य प्रदेश के पन्ना खान। कहाँ है? पन्ना जिले में जो खान है दोस्तों, वहाँ हीरे का उत्पादन किया जाता है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 15 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि मधेसी जनजातियां भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित है। मधेसी जनजातियां हैं भारत और उसके किस पड़ोसी देश के साथ में साझा करती हैं, मधेसी जातियां पाई जाती हैं। तो यह जो मधेसी जनजातियां पाई जाती हैं दोस्तों, यह भारत के साथ साथ, ऑप्शन आपके सामने है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो यह भारत के साथ साथ मधेसी जो जनजातियां हैं दोस्तों, यह भारत के साथ साथ उसके पड़ोसी देश नेपाल से भी संबंधित है। कहाँ? नेपाल से भी संबंधित, नेपाल में भी पाई जाती हैं दोस्तों। नेपाल के दक्षिणी भाग में मैदानी क्षेत्रों में जो है मधेसी कहते हैं, और एवं यहाँ के निवास करने वाले व्यक्तियों को जो है अस्थायी निवासी या नेपाल के लोग मधेसी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में जो है HYVP का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। HYVP का फुल फॉर्म क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है हाई हील्ड वैरायटी पैटर्न है,
या फिर दूसरा ऑप्शन है हाई यील्ड वैरायटी पेमेंट है, या फिर सी ऑप्शन है आपका हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम है, या डी ऑप्शन है हाई यील्ड वैरायटी प्लांट्स है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों HYVP का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों आपका हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल सही होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और भारत में HYVP के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसके जनक जो माने जाते हैं दोस्तों भारत में जो है MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन है। ठीक, MS स्वामीनाथन। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है कि पूछा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 1 जुलाई 1955 को, या फिर 1 अप्रैल 1956 को। पूछा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? तो 1 जुलाई 1955 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न फिर इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? क्या प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का अब तक कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है दोस्तों भारतीय रुपये का जो है अवमूल्यन टोटल 3 बार किया गया है। कितने हैं? 3 बार किया गया है। कब कब किया गया है? एक किया गया है आपका 1949 में, पहला किया गया है 1949 में। उसके बाद दोस्तों 1966 में किया गया अवमूल्यन। फिर उसके बाद जो है 1991 में किया गया है। कब कब किया गया है अवमूल्यन? एक किया गया है आपका 1949 में, 1966 में, 1991 में किया गया है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 19 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। 19 नंबर का प्रश्न है कि 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के कितने प्रतिशत राशि की संतुष्टि की है दोस्तों? पूछा गया है कि 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए जो है कितने प्रतिशत राशि की संतुष्टि की है दोस्तों? संस्तुति की है कितने प्रतिशत राशि की? यह किया गया है दोस्तों आपका 30.5% राशि की। कितना? 30.5% राशि। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में जो है वैट कब से लागू है? भारत में जो है वैट कब से लागू है? 28 मार्च 2004 से, 1 अप्रैल 2004 से, या 1 अप्रैल 2005 से, या फिर 31 मार्च 2005 से। तो वैट की बात करें दोस्तों तो यह है 1 अप्रैल 2005 से लागू है। कब से लागू है? 1 अप्रैल 2005 से लागू है। वैट की बात करें दोस्तों तो वैट एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष एक टैक्स है दोस्तों, जो कि 1986 से वसूला जा रहा है। कब से? 1986 से वसूला जा रहा है दोस्तों। और वैट जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर दोस्तों पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। वैट कहाँ कहाँ लागू है दोस्तों, कहाँ नहीं लागू है? यह पूछेगा कहाँ नहीं लागू है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर जो है पूरे भारत में लागू है वैट। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 21 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, या फिर भारत के गवर्नर जनरल द्वारा? तो इसमें जो है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को जो अधिनियमित किया गया था, यह संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं 21 नंबर 22 नंबर का प्रश्न है
22 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या जो है संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है। सुमेलित पूछा गया है दोस्तों, कौन सा जोड़ी जो है सुमेलित दिया गया है। इसमें है कि 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 में है। नहीं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 318 में नहीं है, यह 124 में है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय की बात कही गई है यह 124 में कही गई है। और वहीं बात करें दोस्तों तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है 324 में है। हाँ बिल्कुल, बात यह सही कही गई है कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है 324 में है। अगला ऑप्शन है, इसमें पूछा जा रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग जो है 332 में है। यह भी संघीय लोक सेवा आयोग जो है 332 में नहीं, 315 से लेकर 323 तक है। संघीय लोक सेवा आयोग की बात करें तो 315 अनुच्छेद से लेकर 323 तक है। अब अगला प्रश्न है, इसमें अगला ऑप्शन है कि महाधिवक्ता जो है 351 में कहा गई बात, यह भी बात गलत कही गई है। 351 में नहीं है, 165 में है। अनुच्छेद 165 में महाअधिवक्ता की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन क्या होगा, हमसे पूछा गया था कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा कि जो है भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 23 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान की अनुसूची 6 जो है इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है। अनुसूची 6 जो है किस राज्य में लागू नहीं है, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में या फिर मणिपुर में लागू नहीं है। तो दोस्तों अनुसूची जो 6 है यह मणिपुर में लागू नहीं है। कहाँ नहीं है लागू है, मणिपुर में नहीं लागू है। संविधान की 6ठी अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, कह रहा कि असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है दोस्तों। और इन जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। किन किन राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्यों के लिए जो अनुसूची 6 घोषित की गई है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होता है कि मणिपुर जो है अनुसूची 6 में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसे दोस्तों, प्रावधान है गणपूर्ति का। तो सर्वोच्च न्यायालय में है या फिर उच्च न्यायालय में है, जनपद तथा सत्र न्यायालयों में है या उपयुक्त में से सभी को है गणपूर्ति का अधिकार। तो यह दोस्तों जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है दोस्तों, यह सिर्फ है आपका सर्वोच्च न्यायालय में है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय में है। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर तदर्थ आधार जो है आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 127 के तहत जो न्यायाधीशों की गणपूर्ति की जाती है, अनुच्छेद 127 के तहत। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 25 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इनमें से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, मानवाधिकार आयोग या फिर राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का महासचिव, केंद्र का वित्त आयोग। तो संवैधानिक संस्था नहीं है, इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो मानवाधिकार आयोग जो है यह संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा होता है मानवाधिकार आयोग जो है सरकारी संवैधानिक जो है संस्था नहीं है। और बात करें दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत किया गया था दोस्तों, 1953 के तहत किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 26 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है दोस्तों, ज्योति फ्लक्स का, बल का, ज्योति तीव्रता का या फिर दाब का बल। तो कैंडिला जो मात्रक होता है दोस्तों सभी को पता होता है, जो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडिला है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 28 नंबर का, इसमें 27 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो है मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात में अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या होता है।
मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा जो है निर्मल रात में अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने द्रवण का, चालन का, विकिरण का या सूर्य ताप का। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों जो है विकिरण का, ऑप्शन सी हमारा सही होता है विकिरण का। अगर बात करें दोस्तों कि मेघाच्छन्न रातों की अपेक्षा स्वच्छ आकाश वाली रातें अधिक ठंडी होती हैं, क्योंकि दोस्तों जो स्वच्छ आकाश वाली रात्रि में पृथ्वी पर छोड़ी गई उष्मा विकिरण के द्वारा प्रकाश में चली जाती हैं, इससे पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो जाता है। इसके विपरीत मेघाच्छन्न आकाश वाली रात्रि में पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मा बादलों के माध्यम से पृथ्वी की ओर वापस लौट आती है। इन उष्मी विकिरणों में से पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है, इसलिए जो है क्या होता है विकिरण से। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 28 नंबर का प्रश्न है कि कह रहा है कि द्रव्य पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव्य पदार्थ से जो है गैस में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षेपण कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, संघनन कहा जाता है। तो दोस्तों द्रव्य पदार्थ से जो है गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों, यह आपका ऑप्शन सी 7 होता है। ठीक दोस्तों, और नाइट्रोजन की खोज कौन किए थे दोस्तों? तो नाइट्रोजन की खोज जो है 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में कौन किए थे? रदरफोर्ड किए थे। कौन किए थे? रदरफोर्ड किए थे। ठीक दोस्तों, पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन की खोज कौन किए थे? तो 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किए थे। ऑप्शन क्या होगा हमारा? लेकिन हमसे पूछा गया था कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 7 होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अगर यही पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन के कितने प्रतिशत है दोस्तों, तो 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। कितने? 78%। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 30 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है 30वां प्रश्न है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है गाल्जी का, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो कोशिका में जो है निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है दोस्तों? तो यह आपकी जो लाइसोसोम है, इसे पाचन की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को जो है पाचन की थैली कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों 36 नंबर से आपका हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि अभय और उभय शब्द का सही अर्थ वाला कौन सा ऑप्शन है? अभय और उभय का शब्द का सही अर्थ कौन सा ऑप्शन व्यक्त करता है दोस्तों, यह हमसे पूछा गया है। तो अभय मीन्स होता है दोस्तों निर्भय, और उभय मीन्स होता है दोनों। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए सही होता है। अभय का अर्थ होता है निर्भय, उभय का अर्थ होता है दोनों। बाकी जो है कि एक और पूछा जाता है अनिल और अनल। अनिल का कौन सा सही अर्थ होता है? तो हवा अग्नि होता है अनिल अनल का। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 37 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा अनिक का पर्यायवाची शब्द है? अनिक का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा गया है दोस्तों। अनिक किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का है, सेना का है, अग्नि का है या फिर घोड़ा का है? तो अनिक दोस्तों यह आपका पर्यायवाची होता है, सेना का होता है। अनिक जो पर्यायवाची है यह सेना का पर्यायवाची होता है। इसके साथ साथ दोस्तों कटक भी होता है, लश्कर भी होता है, फौज होता है, वाहिनी होता है। यह सब किसके पर्यायवाची हैं? सेना के हैं। अगर यही बात करें दोस्तों तो अर्जुन के जो पर्यायवाची होते हैं, अर्जुन के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं पार्थ होते हैं, धनंजय, भारत, मुंडाकेश आदि जो हैं अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं। और अग्नि की बात करें दोस्तों तो अग्नि का जो पर्यायवाची होता है तो आग, अग्नि, हुतासन, पावक, ये सब जो होते हैं अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। अगर बात करें घोड़ा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं
तो घोड़ा के है होता है, अश्व होता है, तुरंग होता है, वाजी होते हैं, ये सब जो है घोड़ा के पर्यायवाची है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि अनिक जो है, अनिक किसका पर्यायवाची है, तो यह सेना का पर्यायवाची है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न फिर पूछा जा रहा है कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। अनेक शब्द क्या है दोस्तों, प्राणदा, प्राणदा के लिए प्राण रहने का मंत्र, या फिर जीवन देने वाली दवा, या फिर जीवन चाहने वाली राह, या फिर प्राण रहने वाला रहने का अभ्यास। पूछा गया है कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होते हैं। प्राणदा के लिए जो अनेक शब्द होता है दोस्तों, जीवन देने वाली दवा को कहा जाता है प्राणदा। क्या कहा जाता है, प्राणदा, जीवन देने वाली दवा को कहते हैं प्राणदा। ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 39 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि अयादि का संधि विच्छेद कौन सा। दोस्तों अयादि का पूछा है, अयादि का कौन सा उदाहरण जो है संधि विच्छेद है उदाहरण। तो अयादि का सभी लोग पढ़े होंगे कि 9 + 1 बराबर नाविक होता है, नाविक। और यह किस संधि का उदाहरण है, यह अयादि संधि का उदाहरण होता है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि भील का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। पूछा गया है कि जो है भील का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो भील का जो स्त्रीलिंग होता है दोस्तों भीलनी होता है। क्या होता है, भीलनी होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होता है, भील का जो स्त्रीलिंग होता है भीलनी होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, करंट अफेयर का पहला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस गांव को जो है भारत का प्रथम जो है 24 घंटा सातों दिन जो है ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। प्रश्न है आपका सामने जो है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है निम्नलिखित में से किस गांव को जो है प्रथम जो है 24 घंटा सातों दिन ऊर्जा से संचालित गांव घोषित कर दिया गया है। किस गांव को, ऑप्शन आपके सामने है, मोढेरा जो कि गुजरात राज्य में है, माडा जो कि उत्तराखंड में है, माधोपट्टी उत्तर प्रदेश में है, केरन जो है जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों जो 24 घंटा और सातों दिन बिजली ऊर्जा संचालित होती है, यह आपके मोढेरा गुजरात राज्य में, कहाँ है, गुजरात में मोढेरा गांव में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 18 जून 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। जो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो है सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है दोस्तों, कौन कौन है, तो यह आपके दोस्तों हैं सात्विक रेड्डी और इनके साथ हैं चिराग शेट्टी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, सात्विक रेड्डी तथा चिराग शेट्टी। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है किस संस्थान के द्वारा विज्ञान विदूषी 2023 कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य जो है डायरेक्टर स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त करना है, को प्रारंभ किया गया है। कहाँ से प्रारंभ किया गया दोस्तों, आईआईटी मद्रास या आईआईसीएस बेंगलुरु से, या फिर इसरो से, या फिर जी किया गया है आपका HBCSE, जिसे होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन कहा जाता है। तो यह आपका किया गया है होमी भाभा सेंटर फॉर एजुकेशन साइंस एजुकेशन से किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरुआत किया है, प्रारंभ किया है, कौन सा राज्य है। नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है। ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है दोस्तों, पंजाब, गुजरात। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरुआत करने वाला जो राज्य है यह आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर देश की प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी जिनका 7 जून 2023 को निधन हो गया था, वह कौन थी दोस्तों, यह हमसे पूछा गया है कि
7 जून 2023 को किनका निधन हुआ था? जो अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी। तो यह थी दोस्तों आपकी, कौन थी? यह थी गीतांजलि अय्यर थी। कौन थी? गीतांजलि अय्यर। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर राज्य में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया है? भारत सरकार ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में जो मणिपुर में एक हिंसक घटना हुई थी उसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया है? अश्वनी कुमार के, या फिर अजय लंबा के, या फिर अजय यादव के, या फिर परमिंदर चोपड़ा के साथ? तो जो यह आयोग की गठन किया गया है दोस्तों, जो मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया है, जो अध्यक्षता में किया गया है, किसकी अध्यक्षता में, यह हमसे पूछा गया था। तो यह अजय लांबा की अध्यक्षता में, किसके? अजय लांबा की अध्यक्षता में मणिपुर के हिंसक घटनाओं की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जो हैं स्टीव हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुखी या दयनीय माना गया है? अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो हैं स्टीव हैके के वार्षिक दुखक सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुखी या फिर दयनीय माना गया है? सीरिया को, युगांडा, सोमालिया, जिम्बाब्वे? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, जिम्बाब्वे को माना गया है सबसे दुखी या फिर दयनीय। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि किस देश ने जो है 19 से 21 मई 2023 के मध्य 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? कहाँ पर हुआ है दोस्तों? G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आपका जापान में हुआ। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत तथा फ्रांस देश के मध्य जो है व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान हेतु फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है दोस्तों। किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपके जो सम्मानित किए गए हैं यह आपके यन चंद्रशेखरन है। कौन है? यन चंद्रशेखरन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के जो है चुनार बलुआ पत्थर को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? चुनार बलुआ पत्थर जो है किस राज्य में है यही पता चल जाएगा दोस्तों किस में है। तो चुनार भौगोलिक जो बलुआ क्षेत्र है, बलुआ पत्थर है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, चुनार बलुआ पत्थर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 63 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? यह हमसे पूछा गया। तो इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं स्वामी विवेकानंद हैं। कौन है? विवेकानंद हैं। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन हमसे देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा दिया गया है? स्वामी विवेकानंद किस ऑप्शन में दिए गए हैं? तो ऑप्शन जो है हमारा बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? तो हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा जो है हंगेरियन फोरेंट है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? संगाई महोत्सव की बात करें दोस्तों तो यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है मणिपुर राज्य में। कहाँ किया जाता है आयोजित? मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह हमसे पूछा गया है। तो श्रमिक दिवस सभी को पता होगा 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे दोस्तों? यह हमसे पूछा गया है। तो प्रथम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत के साथ कौन सा देश सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है?
ऑप्शन आपके सामने है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है यह आपका बांग्लादेश है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो दोस्तों 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 68 नंबर का कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया जो भारत का 29वां राज्य कौन सा है। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन है। ऑप्शन आपके सामने तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम है। तो 29वां राज्य के रूप में जो बनाया गया है दोस्तों यह आपका है तेलंगाना। कौन सा होगा, तेलंगाना। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यह कब बना था दोस्तों, यह जो है 2014 में बनाया गया था। कब, 2014 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 69 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो वॉलीबॉल जो है दोस्तों यह आपका नेपाल राज्य का, नेपाल देश का जो है राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल जो है नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 70 नंबर का और आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि 70 नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा में जो है पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों लोकसभा में पद धारण करने के लिए। तो लोकसभा में पद धारण करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।